18 मई साल 2022 दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक लड़की के छोटे छोटे 35 से ज्यादा हिस्सा कर दिए जाते हैं। उस लड़की का नाम श्रद्धा होता है। जी हां दोस्तों, श्रद्धा आफताब। आप सभी ने यह नाम खूब सुना होगा। इस घटना को बीते ज्यादा समय नहीं हुआ है और अभी इस केस में कार्रवाई चल रही है। अभी तक यह केस कोर्ट के अधीन है और इस मामले में अभी तक कोर्ट में विचार है और 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी तक जो दोषी है उसे कोई सजा नहीं मिली है। तो वहीं पर आप सभी को एक और श्रद्धा देखने को मिलती है। हम बात करने वाले हैं बेंगलुरु के महालक्ष्मी केस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं निशा हाजिर हूं फिर से क्राइम की नई दास्तान लेकर। यह दास्तान सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इन सभी को बताने का उद्देश्य हमारा आप सभी को जागरूक करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक कहानी के माध्यम से इस केस के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया और वह लड़की आई कहाँ से? यह घटना कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की है। यहाँ पर एक प्याली कब्बल एक इलाका है और 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला मकान है। दरअसल 3 मंजिला मकान में एक कमरा लोगों को बदबू आती है। उस कमरे से लगातार बदबू आ रही थी। आसपास के लोगों ने जब देखा कि यह बदबू कहाँ से आ रही है, जरेनिये के जिज्ञासु हुए और इधर उधर देखने लगी। यानी कि इस बदबू से वहां पर रहने वाले लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहां तक जिस मकान का मालिक था उसे फोन किया जाता है और तुरंत मकान मालिक को फोन करके बुलाया जाता है और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। जहां से जितनी ज्यादा दुर्गंध आ रही थी वहां पर लोगों को एक पल के लिए भी रुका नहीं जा रहा था। मकान मालिक की कमरे से ही दुर्गंध आ रही थी। यानी कि जिस घर में मकान मालिक ने जिसको किराए पर अपना कमरा दिया था उसी कमरे से दुर्गंध आ रही थी और यह कमरा मकान मालिक ने एक लड़की को दिया था। क्या था अंदर का माजरा? जब मकान मालिक ने उस कमरे में रहने वाले व्यक्ति को फोन किया तो वह नंबर स्विच हो रहा था और मकान मालिक का बार बार फोन करने पर फोन पर कोई रिस्पांस नहीं बता रहा था। बातचीत भी नहीं हो पा रही थी। यह सब देखकर मकान मालिक थोड़ा हैरान हुआ। उसके पास खड़े हुए लोग थोड़ा सा परेशान हुए। मकान मालिक फिर सीधा घर जाने के बाद अपने घर के कागजों को टटोलना शुरू कर देती हैं। वह कागज जब किराएदार ने मकान मालिक को दिए थे, जब किराएदार ने किरायानामा बनवाया था, उसमें अपना अल्टरनेट नंबर भी दिया था। यानी कि जो नंबर था उसके अलावा 2 नंबर थे, जिसमें उसकी बहन का और एक था उसकी मां का नंबर। अब तक यह घटना पुलिस तक पहुंची गई थी। मकान मालिक ने जैसे ही उस नंबर पे फोन किया, फोन करने के बाद एक महिला फोन को उठाती है और उनसे पूछा जाता है, कौन? तो वह कहती है कि मैं मीना बात कर रही हूं। मकान मालिक कहता है कि मैं मकान मालिक बोल रहा हूं और आपकी बेटी हमारे यहां किराए पर रहने आई थी, परंतु मैं उनका बार बार फोन मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। ना तो उनका फोन मिल रहा है और कई दिनों से वह दिखाई दे रही है। मुझे लगता है वह लापता है और उनसे मेरी कोई बातचीत भी नहीं हुई है। अब यह कहकर वो फोन को रख देती हैं और कह देती हैं और उनको जल्दी आने को लिए मकान मालिक बोल देता है कि आपको जल्दी आना है। और जिस मकान मालिक ने उसे किराए पर दिया था उसकी एक चाबी उसकी मां के पास में थी और मां उस चाबी को लेकर दौड़ी जाती है। मां और बेटी एक साथ में आती है, दूसरी उसकी बहन होती है, तो मां बेटी सीधा वहां पहुंच जाती हैं। अब ये बात होती है 21 सितंबर के दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के आसपास की यही समय बताया जा रहा है। जैसे ही वे लोग ताले में चाबी डालकर दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा खोलते वक्त मां बेटी साथ है और उनकी एक बेटी जो इसी घर में किराए पर रहती थी, साथ ही अव किराएदार जो उनके पास में था, मकान मालिक और साथ में आसपास के लोग जो कि दरवाजा खोलने का इंतजार कर रही थी और देखने के लिए कि आखिर वजह क्या है कि इतनी दुर्गंध आ रही है। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, दरवाजा खुलता है तो एक तरह की गैस बनी हुई थी और बहुत तेजी के साथ जब दुर्गंध बाहर निकलती है तो लोगों का 1 सेकंड वहां रुकना दुश्वार हो जाता है। मां तो मां होती है और बहन बहन होती है। वे मां बेटी दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वह जो अपनी आंखों से देखती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनके मुख से चीख निकलती है। इसके बाद उस कमरे से बिल्कुल बाहर आ जाती हैं।
इसी बीच में पुलिस को फोन कर दिया जाता है और फिर यहाँ पर कुछ ऐसी अप्रिय घटना हुई थी जिसके बारे में पुलिस को जानकारी दी जाती है और कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर अप्रिय घटना हो चुकी है। इसके बाद पुलिस तुरंत उस स्थान पर जाती है और पुलिस के हिसाब से बताया गया कि वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। अब चाहे डॉग स्क्वाड हो या फिर फॉरेंसिक टीम हो या सर्विलांस टीम हो, अब यहाँ टीमें आती हैं और आने के बाद पुलिस आती है। अंदर जाने के लिए बड़ी मुश्किल, बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही होती है, क्योंकि जिस तरह से दुर्गंध आ रही थी, जैसे घर के अंदर कदम रखते जाते हैं पता चलता है कि घर के हर एक हिस्से में, रसोई से लेकर आंगन जो भी हिस्सा है, उस जगह पर आंगन जो भी था हिस्सा, उस जगह पर कीड़े रेंग रहे थे और एक तरीके छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। एक तरह की लाइन सी जा रही थी और वह लाइन जा रही थी फ्रिज की तरफ। जैसे फ्रिज यानी कि 165 लीटर का सिंगल डोर का एक फ्रिज जो थोड़ा सा खुला हुआ था, थोड़ा सा खोलने की और कोशिश की जाती है तो फ्रिज में से 3 हिस्से बाहर आते। सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है जो एक मानव का है, और उसके पैर और साथ ही नीचे का हिस्सा, फ्रिज का जो निचला पार्ट था उसमें सिर रखा हुआ था। सिर किसी और का नहीं बल्कि दूसरी श्रद्धा का रखा हुआ था जिसने यह कमरा किराए पर लिया था। दूसरी श्रद्धा जो लगभग 29 साल की उम्र की होगी, इसी बीच की उम्र बताई जा रही है। उसका जो हिस्सा था फ्रिज के अंदर था, बाकी के हिस्से छोटे छोटे टुकड़े में थे जो कि चारों तरफ इधर उधर फैले थे और आसपास में कीड़े रेंग रहे थे। घर के हर एक हिस्से में रेंग रही थी। उन्हें बाहर निकलने का शायद मौका नहीं मिल पाया होगा। अब यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी और शुरू में ही जिस तरह से दिल्ली के छतरपुर में एक लड़की की यानी कि दूसरी श्रद्धा की हालत बिल्कुल हूबहू पहली श्रद्धा के जैसी ही लग रही थी। मामला बहुत गंभीर था क्योंकि इस मामले को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हर किसी का सिर्फ एक ही सवाल है, यह सब किसने किया है? बहुत सारे सवाल यहां पर आ रहे हैं। अब हर कोई इन सवालों के जवाब जानना चाहता है, लेकिन सबसे पहले इन सवालों का जवाब या तो परिवार के लोग जानना चाहते हैं या फिर पुलिस जानना चाहती थी। पुलिस ने जब यहां पर जांच पड़ताल शुरू की तो इस लड़की का जो मोबाइल फोन है वह वेड पर मिल जाता है। पुलिस उसे तुरंत सर्विस लाइंस पर लगा देती है। इसे देखने के लिए आखिरी बार इस फोन पर कब और किस किस से बातें हुए और कौन कौन कांटेक्ट में है, तो आखिरी बार जो फोन होता है वह 2 सितंबर 2024 को होता है। इसे पता चलता है कि पुलिस यह फिर अंदाजा लगाने लगती है कि यह शायद 2 और 3 के बीच की घटना होगी, क्योंकि उसके बाद ना तो कोई कॉल की गई और ना ही कोई कॉल रिसीव हुई है। अब इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश पुलिस कर रही है। एक तरफ तो वह लड़की का पोस्टमार्टम हाउस में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको बुलाया जाता है, क्योंकि चारों तरफ यह जो लड़की के छोटे छोटे टुकड़े थे उनको एकत्रित करने के लिए बहुत ही मुश्किल का काम रहा होगा, क्योंकि दुर्गंध की वजह से। हालांकि पोस्टमार्टम की जो टीम होती है उसने उसे आकर इकट्ठा किया और यह काम शुरू किया, और उसके बाद पोस्टमार्टम की तैयारी होती है और फिर गिनती कराई जाती है तो यह 59 टुकड़े पाए जाते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है। अब बताया जाता है कि इस घटना के पीछे कौन है। हालांकि लड़की का जो मोबाइल नंबर था वह 2 सितंबर यानी कि 2 सितंबर से काम करना बंद कर चुका था और 19 दिन तक की यह घटना रही है जिस समय में वो लड़की गायब हुई है। इसके बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो इस लड़की का नाम लक्ष्मी बताया जाता है, जिसकी उम्र करीब 29 साल के आसपास होती है। यह महिला नेपाल की रहने वाली होती है और दरअसल 2019 तक यह महिला नेपाल में रहती है। इसके परिवार भी नेपाल में ही रहता था, लेकिन परिवार के लोगों ने 2019 में इसकी एक व्यक्ति जिसका नाम होता है हेमंत, उससे शादी करा दी। हेमंत दास एक मोबाइल की शॉप पर काम करता था और बेंगलोर में वह अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आया था और बिल्कुल उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई के महीने यानी साल 2023 तक उसकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। इसी बीच उनके अनबन हो गई। बीच में एक बेटी भी पैदा हो जाती है। हेमंत दास मोबाइल की शॉप पर काम करते थे और यह लड़की मल्लेश्वर नामी ग्रामी मॉल होता है, वहां पर ब्यूटी शॉप पर काम करती है, जो सेल्स वुमन लीडर का
इसमें जॉब मिल जाता है। इस जॉब को यह लड़की करती है और जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही होती है। लेकिन इस लड़की के पति हेमंत दास और इसके साथ में यानी कि इस लड़की जो कि हेमंत की पत्नी है, पत्नी के साथ में एक दिन इस व्यक्ति यानी कि हेमंत दास की लड़ाई हो जाती है। इसको पता चलता है कि उसकी पत्नी लक्ष्मी एक नाई की दुकान पर काम करने वाले लड़के अशरफ से अफेयर के चक्कर में है और इसी वजह से इन दोनों में झगड़ा होता है और यही झगड़ा फसाद बनता है और लड़की ने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया होता है। हेमंत, क्योंकि इस लड़की का पति था, अपनी बेटी को लेकर दूर हो जाता है या लड़की अपनी बेटी को भी नहीं रखती है, जबकि उसकी बेटी होती है और बेटी पति के साथ रहने लगती है यानी कि हेमंत दास के। और यह लक्ष्मी अपनी माँ के साथ में चली जाती है। माँ के साथ कुछ दिन रहती है, उसी इलाके में रहना शुरू करती है जहां पर उसका पति हेमंत रहा करता था, लेकिन वहां से वह अपना अलग कमरा ढूंढ लेती है और जो कमरा लिया जाता है वह बयाली कब्बल इलाके में लिया जाता है। जो 3 मंजिला मकान होता है वह वहां पर रहना शुरू कर देती है। उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लक्ष्मी का सुबह लगभग 9 बजे घर से निकलना होता है और रात लगभग 10 बजे के आसपास अपने कमरे पर आना होता है। लोगों ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि अकेली लड़की रहती है, कभी इसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अड़ोस पड़ोस के शहर में वैसे भी किसी को किसी से मतलब नहीं होता है और उसकी जो दिनचर्या थी वह काफी ज्यादा बिजी थी, जिससे वह लोगों के पास में काम जाती है, काम बातचीत करती है, जिसकी वजह से लोग उसे जान पहचानते नहीं थे। परंतु कुछ लोगों को लक्ष्मी के साथ में एक अनजान व्यक्ति को आते जाते देखा। उन्होंने एक अनजान व्यक्ति था, उसके बारे में जिक्र किया। ऐसा पड़ोसी बताते हैं कि एक व्यक्ति था जो अक्सर उसके साथ में आया और जाया करता था। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पति की भी शिकायत है कि उसने अशरफ के साथ में अफेयर था। कहीं उसका हाथ तो नहीं। इसमें पुलिस ने अशरफ को पकड़कर गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की तो उससे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन पुलिस को शक यह भी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पति का रोल हो। पति से जब जांच पड़ताल की तो पूछताछ में भी पति का कोई रोल नजर नहीं आता है। ऐसी स्थिति में उस लड़की से जुड़े हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने लोग होते हैं सभी से एक एक करके पूछताछ की जाती है और पुलिस के हाथ में एक सबूत लग जाता है। पुलिस को ऐसा सबूत लगता है, पुलिस का यह दावा है कि यह घटना हर हाल में उन्होंने खुलासा कर ही देना है, लेकिन कुछ थोड़ा सा समय चाहिए। भुवनेश्वर का रहने वाला कोई व्यक्ति है जो कि फिलहाल पश्चिमी बंगाल में पहुंच गया है। इसके लिए 6 टीमें बनाई जाएगी उसको गिरफ्तार करने के लिए। बाकी लोगों को भी हिरासत में लिया जाएगा। पूछताछ की जा रही है, लेकिन बेंगलुरु पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द ही इस घटनाक्रम का खुलासा होने वाला है और वह जल्दी ही उस तक पहुंच जाएंगे। ऐसा क्यों किया? इसके पीछे की वजह क्या है? पति से बात करते हैं तो वह कहता है कि अशरफ है तो उससे बात करते हैं, तो मीडिया कुछ अलग कहती है, कातिल कुछ अलग कहता है। सब कुछ खैर जो भी हो, बहुत जल्द ही इस घटनाक्रम से पर्दा उठने वाला है। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना और किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं से आप सभी को अवगत और जागरूक करना है और सचेत करना है। गांव का कल्चर भी अगर शहर में आ जाए तो इस तरह की लड़कियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि गांव के लोग अपने आसपास के लोगों की बड़ी फिक्र करते हैं। शहर के लोग ऐसे बेफिक्र रहते हैं, किसी के साथ कुछ भी हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन यह नहीं होता कि पड़ोस में कौन रह रहा है, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस बातें कर रहा है, कौन उससे बातें कर रहा है, कुछ भी खबर नहीं रखती। परंतु गांव में ऐसा नहीं होता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें अपने शहर का नाम जरूर से बताएं। जो भी सुझाव होगा हम कमेंट के रिप्लाई में आपको जरूर देंगे। सबको अपने आप में अपनी पड़ी होती है, बाकी किसी से किसी को कोई मतलब नहीं रहता। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसे दोषियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसे ही सच्ची घटनाओं से जुड़ने के लिए आज ही चैनल